हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और इसमें अपन अरबी भूगोलवेताओं का भूगोल में योगदान की चर्चा अपने चल रही थी। लगभग लगभग मुख्य मुख्य सभी अरबी भूगोलवेताओं के भूगोल में योगदान की अपन ने बातें कर ली थी। अब केवल एक अंतिम अरबी भूगोलवेता बाकी रहे हैं अपने, जो मुख्य भूगोलवेताओं की श्रेणी में जिनका उल्लेख होता है, जिनका, और इनका नाम है इब्न खालदून, जिनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए पहले इब्न खालदून की, फिर अपन इनकी बात करते हैं। इब्न खालदून, ठीक है। देखिए, इनकी बात करते हैं। तो इब्न खालदून को प्रथम वातावरण निश्चयवादी विचारक माना जाता है। क्या है? प्रथम वातावरण निश्चयवादी विचारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मानव और वातावरण के संबंधों का वैज्ञानिक ढंग से जो विवरण है वो प्रस्तुत किया था, और इसकी वजह से ही इनको प्रथम वातावरण निश्चयवादी विचारक है उसकी संज्ञा दी जाती है। इब्न खालदून ने, देखिए, राजनीतिक भूगोल और जो नगरीय भूगोल है या बस्ती भूगोल जिसको अपन कहते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारियां हैं वो दी है, या इनके विषय क्षेत्र के संदर्भ में इन्होंने अपनी खोज की। हाँ, इसके अलावा इब्न खालदून ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है मुक़द्दिमह। मुक़द्दिमह, ये इनकी रचना है, ठीक है। और इस रचना का जो इन्होंने प्रकाशन है वो 6 खंडों में किया था। इसमें पहला खंड है, उसमें इन्होंने भूगोल के बारे में, जिसमें मानव सभ्यता का विवरण दिया है। दूसरा खंड है इस पुस्तक का, उसमें इन्होंने जो घुमक्कड़ जातियाँ, जनजातियाँ हैं, उन जातियों के बारे में इन्होंने बताया है। फिर जो तीसरा खंड है पुस्तक का, उसमें इन्होंने तत्कालीन समय के जो विभिन्न राजवंश थे उनके बारे में लिखा है। पुस्तक का चौथा खंड है वो नगरीय और ग्रामीण जीवन से संबंधित जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाता है। और उसके बाद में पुस्तक का जो 5वां खंड है उसमें इन्होंने तत्कालीन उद्योगों का वर्णन किया है। और छठा और जो अंतिम खंड है उसमें तत्कालीन जो विज्ञानों के बारे में जो जानकारियाँ थी, जो विवरण थे, वो इन्होंने बताए हैं, ठीक है। और अब देखिए, अगर इब्न खालदून की अपन बात करें तो इनका जो जन्म है वो भूमध्य सागर के निकट एक छोटे से नगर में हुआ था, लेकिन इनका जो अधिकांश समय है वो इन्होंने स्पेन और अल्जीरिया में व्यतीत किया। और अपनी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति थी उसके तहत इन्होंने अनेक खोज वगैरह की, और इनका जो योगदान है वो मानव भूगोल में और मानव सांस्कृतिक भूगोल में है वो मुख्य रूप से माना जाता है। अगर इनके अपने योगदान की बात करते हैं तो देखिए, इन्होंने एक तो अपने जो भ्रमण किए उनमें ये महसूस किया
कि जो जनसंख्या का वितरण है वो पृथ्वी पर समान रूप में नहीं है। जो भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग है यहाँ पर जनसंख्या का बसाव है वो अधिक पाया जाता है। वहीं अगर अपन आगे जाते हैं 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो उसके आगे जनसंख्या बहुत न्यून पाई जाती है। मतलब इन्होंने भूमध्य रेखा से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जनसंख्या की सर्वाधिक मात्रा इन्होंने बताई। और इनका मानना था कि जनसंख्या का जो वितरण है वो प्राकृतिक पर्यावरण से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, इसका प्रभाव है इस पर पड़ता है। और साथ में इन्होंने ये बताया कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ की जो भूमि है वो प्रतिकूल परिस्थितियों वाली होती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या है वो रहती है या रहना पसंद करती है। ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो विश्व का जो अधिकांश बसावट वाला क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मानव जीवन पर जो वातावरण का प्रभाव है उसके बारे में भी इन्होंने जानकारियाँ दी। और इन्होंने बताया कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो अपने साथ जो पालतू पशु रखते हैं उनके लिए जो चारे की समस्या रहती है उससे बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। और इनका जो जीवन है वो इसी में व्यतीत हो जाता है, नियमित रूप से किसी एक स्थान पर नहीं रुकते। बल्कि इन्होंने बताया कि जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ शहरों में जो रहने वाले लोग हैं वो सुविधापूर्वक एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते हैं, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों के लोग हैं वो भटकते रहते हैं। इसके अलावा देखिए इनको मानव व्यवसायों के बारे में भी जानकारियाँ थी। इन्होंने अनेक जो औद्योगिक क्रियाएं थी उनके बारे में बताया। और इन्होंने बताया कि जो मानव के द्वारा विकसित अधिवास है उनको अपन नगरों में मुख्य रूप से देख सकते हैं, और जो उद्योगों की अधिकांश मात्रा है वो भी वहीं पर रहती है। और इसके साथ में जो छोटी बस्तियां बनती है वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या है वो निवास करती है। और इसके अलावा इब्न खालदून ने राजनीतिक सत्ता के बारे में भी जानकारियाँ दी। और साथ में इन्होंने जो पृथ्वी है इसको 5 जलवायु प्रदेशों में भी विभाजित किया और बताया कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग हैं वो साहसी होते हैं, मानवीय गुणों वाले होते हैं। वही जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं वो क्रूर होते हैं, अत्याचारी होते हैं। साथ में इन्होंने बताया कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लोग हैं वो काफ़ी आलसी होते हैं। ठीक है, तो ये इनका भूगोल में योगदान है। बस ये अंतिम अरबी भूगोल वेता है, तो आप इनके बारे में ये जो बातें अपन ने अभी की है इनको लिख लो, और इन्हीं बातों को लिखने के साथ ही अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लिख लो इनके बारे में। लिखो, इब्न खालदून को प्रथम वातावरण निश्चयवादी विचारक माना जाता है। क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से मानव और वातावरण के संबंधों को स्पष्ट किया। इब्न खालदून का भूगोल में जो मुख्य रूप से योगदान रहा वह राजनीतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, मानव भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल तथा
जलवायु विज्ञान में रहा। इन्होंने मुक्तदिमय नामक एक ग्रंथ की रचना भी की, जिसको इन्होंने 6 खंडों में विभाजित किया या 6 खंडों में प्रकाशित किया। पुस्तक के प्रथम खंड में भूगोल और मानव सभ्यता पुस्तक के प्रथम खंड में भूगोल और मानव सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है तथा दूसरे खंड में इन्होंने विभिन्न घुमक्कड़ जनजातियों का विवरण प्रस्तुत किया है तथा तीसरे खंड में इन्होंने अनेक राजवंशों के बारे में जानकारियाँ दी है और पुस्तक का चौथा खंड नगरीय तथा ग्रामीण जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है। पुस्तक के 5वें खंड में इन्होंने विभिन्न उद्योगों का विवरण दिया है और पुस्तक का 6वां खंड तत्कालीन समय में प्रचलित विभिन्न विज्ञानों के बारे में जानकारियाँ देता है। ठीक है, आगे लिखिए आप पैराग्राफ चेंज करके। इब्न खालदून का जन्म तो भूमध्य सागर के निकट स्थित एक छोटे से नगर में हुआ। था, लेकिन इनका अधिकांश जीवन स्पेन और अल्जीरिया में व्यतीत किया। इन्होंने स्पेन और अल्जीरिया में व्यतीत हुआ। भूगोल में
इनके योगदान को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है, बल्कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या भूमध्य रेखा से उत्तर में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक निवास करती है और इससे आगे जनसंख्या नगण्य हो जाती है तथा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या स्थायी और सुखी जीवन व्यतीत करती है। वहीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उद्योग विकसित होते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या बहुत कम रहती है और इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को 5 जलवायु प्रदेशों में भी विभाजित किया तथा पृथ्वी को उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंधों में बांटा, जिसमें
30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक उष्णकटिबंध की स्थिति बताई। और उसके पश्चात 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण कटिबंध और 50 से 90 डिग्री अक्षांशों में शीत कटिबंध की स्थिति बताई। और साथ ही में इन्होंने मानव जीवन पर जलवायु के पड़ने वाले प्रभावों का भी वर्णन किया और बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग आलसी होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग साहसी होते हैं। वहीं शीत कटिबंध में रहने वाले लोग असभ्य और क्रूर होते हैं। इस प्रकार इब्न खाल्दून प्रमुख और अंतिम अरबी भूगोलवेता थे जिनके भूगोल में उल्लेखनीय कार्य और योगदान रहा। ठीक है, तो ये आपके अरबी भूगोलवेताओं का जो योगदान है वो कंप्लीट होता है और आज अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नया टॉपिक अपन अगली कक्षा में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और विधिवत रूप से अपनी तैयारी करते रहें।